राम राम भाई सभी को स्वागत है आपका फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स 2020-2021 वाले सेशन के ऊपर 4 मेन बातों के ऊपर वीडियो बनाई है भाई। जो मेन डाउट्स आप सभी कह रहे थे पिछले 2 दिन से कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूँ, वो 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाने हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त, किस किस डॉक्यूमेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनके बिना फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता, उनके बारे में बात करेंगे 1 नंबर पे। 2 नंबर पे उन सभी वेटेजेस के बारे में बात करेंगे जो आप गेन कर सकते हैं एडमिशन के टाइम पे, वेटेज के बारे में, वेटेज। तीसरे नंबर पॉइंट पे भाई रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करेंगे भाई, कि फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। 4 नंबर पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट भाई, फैमिली आईडी के बारे में, फैमिली आईडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई चारों पॉइंट के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी को। तो वीडियो लास्ट तक देखें, छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लास्ट तक वीडियो देखें, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहले वाली वीडियोस में आपने प्यार दिया है वैसे इस वीडियो को भी प्यार दें, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये प्रोस्पेक्टस है भाई जो रिलीज़ हुआ है, आइए इसकी तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन्स को लेकर कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी है डिटेल में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, अब की बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि भाई इनके बिना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना इंटरनेट कैफे वाले के पास फॉर्म फिलअप करवाते वक्त। सेकंड है सिग्नेचर, वहाँ पे कर सकते हो आप। 10th की मार्कशीट, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब इसके अंदर ये बात ध्यान से पढ़ो भाई, रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अदर देन हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड। जिसने भी भाई HBSC से 12th नहीं कर रखी, CBSE से कर रखी है या किसी और बोर्ड से कर रखी है, दिल्ली बोर्ड से जो भी है, उन सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड से ही मिलता है भाई। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड से मिलता है और DMC के साथ आपको मिलता है, स्कूल वाले अवेलेबल करवाएंगे। तो ये था माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, हरियाणा बोर्ड वालों को जरूरत नहीं है। उसके बाद है करेक्टर सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज भी मैं शुभम भैया के पास जा रहा था जिनका इंटरनेट कैफ़े है, उनके पास काफ़ी कस्टमर आए थे जिनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था, वो फॉर्म फिलअप नहीं करवा पाए, उनको बीच में उठ के जाना पड़ा। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से बनता है, या तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ या फिर SLC बनवाओ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इससे क्या होता है, ये आपके व्यवहार के बारे में दर्शाता है, बाकी होती तो एक फॉर्मेलिटी है और कौन इनको पढ़ने वाला है। तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल टैलेंट अवार्ड फॉर NCERT NSS NCC स्पोर्ट्स। इसमें भाई जो भी अगर आप वेटेज गेन करते हो, कोई भी वेटेज आपको मिलती है, तो उससे रिगार्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। अगर आप NSS की वेटेज क्लेम करना चाहते हो तो NSS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, 12th लेवल तक का जो बनता है। NCC का होना चाहिए, या फिर अगर आपको NCERT की तरफ से कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और नेशनल टैलेंट सर्च अवार्ड में आप सेलेक्ट हुए हो, तो उसके लिए आपका अगर नाम आया था और आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ EWS SC BC। इन सभी के लिए इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट एप्लीकेबल है भाई। जो EWS कैटेगरी है ना, इसके लिए इनकम एप्लीकेबल मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि EWS के अंदर ही इनकम लिखी होती है। तो SC और BC को भाई इनकम सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है फॉर्म भरते वक्त, ये ध्यान से सुन लियो। मैं दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कैफे वाले से वापस घर पर आते हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि वो भूल जाते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपको किसी प्रकार की 12th तक कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना है फॉर्म फिलअप करते वक्त। उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC OBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। उसके बाद गैप ईयर अंडरटेकिंग इफ़ एप्लीकेबल। गैप ईयर भाई, अगर आपने 12th करके कि कोई साल गैप ले लिया है, 1 साल 2 साल जितने भी साल गैप लिए हैं, उन सभी का एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट कहाँ से बनता है? एक सिंपल यहाँ वे बता देता हूँ आपको, ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो भाई शहर जाओ, और शहर में कोई भी कोर्ट होती है ना, कोर्ट के बाहर जो टाइपिंग वाले नहीं बैठे होते भाई, टाइप करते हैं, जो टाइप राइटर होता है उनके पास, उससे टाइप करते हैं, एफिडेविट बनाते हैं, उनके पास जाके सिंपल ये बोल दो कि मेरे को एफिडेविट बनवाना है गैप ईयर का, वो तुरंत आपको गैप ईयर का एफिडेविट बना के दे देंगे। इतना सिंपल प्रोसीजर है, कोई भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जाकर ना उनके शेयर हो जाओ भाई, हमारा गैप ईयर बना दो, वो भी बना देंगे। ये था भाई। अच्छा, उसके बाद ये जनरल कैटेगरी ऑफ EWS कोटा भी देंगे, जनरल कोटा। हाँ, ये मैंने आपको पहले बात बता दी थी भाई, ये वाली जो पिछली वीडियो है अपनी, जो 36 मिनट वाली वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको देख लेना। अगर नहीं देखिए तो फॉर्म फिलअप कैसे होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दी है। एक बात हो गई अपनी क्लियर। उसके बाद आप बात करेंगे वेटेज के बारे में। ये देखो भाई, ये देखो वेटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये रही। तो भाई आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम 10% की ही वेटेज आप ले सकते हो। ये जो 5 मार्क्स वगैरह जितने भी लिख रखे हैं, ये कुछ नहीं होता, ये परसेंटेज ही कैलकुलेट होंगी बाद में आपकी। 10% मैक्सिमम वेटेज आप गेन कर सकते हो। अब ये वेटेज कैसे मिलती है वो ध्यान से सुन लो भाई। अगर आपके पास इन सब में से कोई भी डॉक्यूमेंट है, अब देखो 12th सबसे पहली बात है, ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट करना था, सॉरी। रिसिपेंट ऑफ नेशनल टैलेंट अवार्ड फ्रॉम NCERT, अगर NCERT की तरफ से आपको नेशनल टैलेंट अवार्ड मिल रहा है तो उसके 5 मार्क्स या फिर 5% आपको मिलने वाले हैं। उसके लिए क्या होगा, वेटेज के लिए आपको वो जो सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है, उसका स्कैन करवा के साथ में अपलोड करना पड़ेगा भाई। उसके बाद जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी ने नहीं बताया होगा भाई अभी तक आपको, लेकिन मैंने बता दिया था उस वीडियो में, अगर आप BCom करने वाले हो और आपने कॉमर्स से 12th की है तो आपको 5% की वेटेज अब की बार मिलने वाली है। चाहे वो हरियाणा बोर्ड से की हो, चाहे वो CBSE से की हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से की हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल बोर्ड से की हो, किसी से भी की हो। आगे बात समझ में। अगर आप कॉमर्स से 12th करा के BCom में एडमिशन लोगे तो 5% मिलेंगे। साइंस से 12th कर रखी है और BSc में एडमिशन लोगे तो 5% मिलेंगे। आर्ट्स से 12th कर रखी है, BA में एडमिशन लोगे तो 5% मिलेंगे। ये था भाई क्राइटेरिया। इसमें तो मेरे हिसाब से गणखरे बालक 5-5% ले सके हैं। उसके बाद NCC कैडेट वो पोजेस द B सर्टिफिकेट। भाई NCC में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, A, B और C। ये सबसे छोटा होता है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसे चलता है भाई इसका ऑर्डर। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की यहाँ पे वेटेज मिल सकती है। उसके बाद होल्डर ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन टू UG कोर्सेज ओनली। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से आपको अगर कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसकी 5% की वेटेज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन टू UG कोर्सेज। स्पोर्ट का कोटा अगर है आपके पास, कई खेल ले हो, नेशनल में आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसके 5% मिलेंगे। तो भाई ये हैं आपके वेटेज। अब इसके साथ एक वेटेज और है रूरल वाली, वो बताता हूँ अभी। अब ये गाइडलाइन दे रखी है भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए, कौन कौन सी गाइडलाइन है ये आप पढ़ लेना। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खोल कर नर PDF ध्यान से पढ़ लियो। स्पोर्ट कोटा वाले भाई कौन कौन सी आपको ये चीज़ फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी आपको वेटेज मिलने वाली है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट भाई जो ये भाई बहुत सारे डाउट आ रहे थे, मोस्ट डाउटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट डाउटेड क्वेश्चन, रूरल सर्टिफिकेट और रूरल की वेटेज कैसे मिलती है। तो भाई इफ 12th एग्जामिनेशन हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम ए रूरल एरिया ऑफ हरियाणा 5 मार्क्स। अब ये इतनी बात लिख के इन्होंने छोड़ दी। इसके अंदर तय क्या कंक्लूजन करें क्या नहीं करें तो उसके बारे में मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ। इससे पहले ऊपरला पॉइंट पढ़ लिया है। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द पार्टिसिपेटिंग विनिंग पोजीशन इन द स्पोर्ट गेम ऑर्गेनाइज बाय नेहरू केंद्र CBSE नेशनल विद्या भारती। इनके बारे में भाई स्पोर्ट्स के बारे में है ये, इनको कोई वेटेज नहीं मिलेगी। जो यहाँ से खेल कर कोई प्राइज़ जीता है तो उनके लिए कोई वेटेज का प्रावधान नहीं है, ये बता रखे है। उसके बाद भाई रूरल की बात कर लेते हैं। रूरल
की वेटेज होती है 5% की, सभी को पता है ये 5 मार्क्स 5% एक ही बात है। रूरल यहाँ पे लिख रखा है कि हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया होता है भाई गांव वाला एरिया, अगर वहाँ से किसी भी स्कूल से आपने अपनी 12th कर रखी है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, ध्यान से सुनियो भाई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं कर रखा। मैं अगर आपके ये नीचे वाले पॉइंट्स भी पढ़ के बताऊंगा, अगर इसमें कुछ लिखा होगा रूरल से संबंधित, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है रूरल का। क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे अपलोड तो कर दोगे, लेकिन जहाँ पे भी कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट जाएंगे तो वहाँ पे उनका एक वो होता है, अगर कंप्यूटर होता है, अगर वो उठाएगा आपके सर्टिफिकेट को तो ही आपकी वेटेज ऐड होगी। मोस्टली रूरल के सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाते हैं उनके कंप्यूटर से, इसीलिए आपको वेटेज नहीं मिल पाती। और आप बार बार कहते हैं कि भाई रूरल का क्या मैटर है, रूरल का क्या मैटर है। ये मैटर एक बार ये 6-7 पॉइंट पढ़ के बात करते हैं, उसके बाद रूरल के बारे में और बताऊँगा। The weightage section is important for procedure of admission as the field will affect the weightage in the merit list। इसमें लिख रहा है वेटेज मेरिट लिस्ट को काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर वेटेज ऐड करने से काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़िया हो जाते हैं, एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में द अबव आर द वेटेज क्वेश्चंस फॉर ईच वेटेज 5% मार्क्स शैल बी गिवन। देखिए मैं बता रहा था ना भाई 5 मार्क्स और 5% एक की बात है। विच शैल बी एडिड टू द एप्लीकेंट्स टोटल परसेंटेज थस ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि इसमें लिख रहा है अगर 70% मार्क्स हैं और रूरल की जोड़ दी तो 5% जुड़ गए 75% मार्क्स हो जाएंगे आपके, ये बता रखा है। और अगर आप साथ में कॉमर्स से 12th करा फिर भी कॉम करो तो 5% और जुड़ जाएंगे, सीधे 80% हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट में लिख रखा है द वेटेज मार्क्स आर गिवन बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्म एंड पार्टिसिपेटेड इन बाय द स्टूडेंट। इसमें लिख रखा है वे जो वेटेज मार्क्स हैं वो इस बेस पे दिए जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्म और पार्टिसिपेट इन द स्टूडेंट, ये बता रखे हैं उनमें जो एनएसएस वगैरह है उन्हीं के लिए बता रखे हैं। द स्टूडेंट कैन अवेल ए मैक्सिमम ऑफ 10% वेटेज बता दी भाई आपकी। स्टूडेंट फ्रॉम 12th कॉमर्स अप्लाइंग, ये बात भी बता दी आपको, कॉमर्स तक रखी तो कॉमर्स तक रखी बी.कॉम करना है तो 5% उसका हिसाब है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑल वैलिड प्रूफ एंड सर्टिफिकेट टू सपोर्ट देयर क्लेम। सारे सर्टिफिकेट आपके पास अपलोडिंग के टाइम भी होने चाहिए, वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होने चाहिए। तो भाई रूरल की बात करा है, एक बार 2 मिनट और बोलूँगा इसके ऊपर। मेरे को फ़िलहाल इस चीज़ का क्लैरिफाई नहीं है कि भाई सीबीएसई का कोई पंगा है, एचबीएसई का कोई पंगा है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल का कोई पंगा है, गवर्नमेंट एडिड का नहीं है, प्राइवेट स्कूल का नहीं है, ये मेरे को कुछ भी नहीं पता है। मेरे को सिर्फ इतना पता है यहाँ पे एक लाइन ये लिख रखी है, रूरल एरिया तय 12th करी होनी चाहिए, उसको 5% वेटेज देवेंगे। तो थंब के करना है, ध्यान से सुन लो। अगर 12th कर रखी है रूरल एरिया तय तो एक डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसी के अंदर, या फिर मैं अवेलेबल करा दूंगा, एक डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है रूरल का, उसको प्रिंट आउट करवाओ, उसको निकलवाओ और उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स फिल करो। सारी डिटेल्स फिल करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाओ और वहाँ से उसको मोहर मरवाओ और उसके साइन करवाओ। और अपने स्कूल की जो इम्पोर्ट वो होती है, सबसे ज़्यादा जो वैलिड मोहर होती है ना, स्टैंप होती है, वो लगवाओ, प्रिंसिपल के साइन होंगे। और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराऊंगा रूरल के लिए, वो रूरल सर्टिफिकेट बनवाओ। अगर फिर भी नहीं चलता है तो भाई ये पॉइंट का आगे इन्होंने कुछ देना था, और वो मेरे हिसाब से चल जाएगा। क्योंकि मैंने बात की थी कॉलेज में, तो वो कहते हैं कई बार प्राइवेट स्कूल वाला भी उठा लेता है कंप्यूटर अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो तो। गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या करते हैं, बढ़िया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनवा के ले आओगे, टीचर के साइन होंगे, लगता है मोहर दिखेगी, सारा वो होगा। तो भाई उस चीज़ का ध्यान रखा करो। ये थी भाई बात वेटेज की, 2 बात बता दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट वेटेज के बारे में, क्या वेटेज है। तीसरा भाई एडमिशन फीस की, अब ध्यान से सुन लियो, एडमिशन फीस वाला मैटर। ये देखो अब की बार भाई कोविड-19 की वजह से फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कॉलेजेस में, होगी भाई आगे बात समझ में। कोई भी किसी प्रकार की भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे हैं। बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे इसने फीस तो कटवाई है नहीं, इसने फीस तो कटवाई है नहीं। भाई फीस कैसे कटवाओगा, फीस अब की बार माफ़ कर दिया है। ये देखो ये लिख रखा है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द फॉर्म रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द सेशन 2020-2021 हैज़ बिन वेव्ड ऑफ फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स। इसमें ये लिख रखा है कि वेव्ड ऑफ का मतलब होता है छूट दे देना,
छूट दे दी है भाई, फ्री में अपने फॉर्म भरो, कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, खुल के वो करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 चीज़ों के बारे में बात होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वेटेजेस के बारे में, रूरल सब कवर हो गया। तीसरा एडमिशन फीस के बारे में। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है फैमिली आईडी की भाई। याद डिस्क्राइब कर दी हूँ आप सभी के लिए फैमिली आईडी। अब बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई फैमिली आईडी ज़रूरी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो भाई फॉर्म तो आपका बिना फैमिली आईडी भी फिल हो सके है, पहली बात। लेकिन फैमिली आईडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन लेने के लिए मस्ट है, वो तो बनवाना पड़ेगा। ईब नहीं बनवाओगे तो वेरिफिकेशन के टाइम पे फैमिली आईडी ज़रूरी है। ये फैमिली आईडी के बिना फॉर्म तो अप्लाई हो सकता है, उसके लिए अगर आपको फैमिली आईडी अभी तक आपके पास नहीं है तो उसका भाई सुन लो ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप शहर में रहते हो, अगर आप सिटी के अंदर रहते हो तो आपके घर के आसपास एक CSC सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं इसके अंदर। इसके पास जाओ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी आपको। जितने भी घर में आपके सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड लेके जाओ सभी का, और प्लस में राशन कार्ड। एक राशन कार्ड होगा अगर आपके सब घर में मिल जाएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट लेकर ना सारे घर के आगे, तो आधार कार्ड और एक राशन कार्ड लेकर फैमिली आईडी बनवा लो CSC सेंटर पे, अगर आप शहर में रहते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव वाले भी भाई, विलेज वाले भी CSC सेंटर में जाकर बनवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गाँव के अंदर CSC सेंटर हैं। लेकिन एक आधा जो गाँव हो जाता है, काफ़ी जो नहीं इतने डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर CSC सेंटर नहीं होते, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बन रहे हैं भाई फैमिली आईडी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो पता करो कि कौन से गवर्नमेंट स्कूल में बन रहे हैं, क्यों करके बन रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, फैमिली का हर एक मेंबर का आधार कार्ड प्लस में राशन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लेकर अपनी फैमिली आईडी बनवा लो। अगर नहीं बनवाई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि फैमिली आईडी तय सब कुछ लिंक होगा, जैसे आधार कार्ड तो लिंक होया करता। जितने भी आपको स्कीम्स को अवेल करते हो आप स्कीम्स के बेनिफिट्स को, वो फैमिली आईडी के थ्रू अब अवेल होंगे। तो इसके लिए भाई ये 4 पॉइंट थे जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी। चारों पॉइंट के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी कोई किसी प्रकार की क्यूरी है तो भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़े आपके लिए, भर दो। जैसे ही मेरे को समय लगता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। आपने समय बे रहा है कि कैसे रिप्लाई आते हैं गदा गदा आपके कमेंट्स के। तो ये वीडियो थी भाई, उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो में आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो जिनने कॉलेज में एडमिशन लेना है भाई। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और भाई वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो